नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर में आपको 3 बड़ी खबरें बताएंगे और शुरुआत करते हैं देश में बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप से। लगातार देश में कोरोना बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इसके लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। कोरोना की रोकथाम को लेकर अब नागर विमानन महानिदेशालय भी पूरी तरीके से सख्त हो गया है और महानिदेशालय ने चेतावनी दी है कि अगर एयरपोर्ट पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो जुर्माना लगाया जा सकता है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बीच में एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। नागरिक उड्डयन नियामक ने कहा है कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करता हुआ अगर कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उसे ऑन स्पॉट जुर्माना लगाने पर विचार किया जा सकता है। और वहीं महानिदेशालय ने यह भी बताया है कि कुछ एयरपोर्ट पर कोरोना के नियमों का पालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, जिसे देखते हुए डीजीसीए ने यह सख्त कदम उठाया है। डीजीसीए एयरलाइंस से यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि वो अपने यात्रियों को हवाई अड्डों पर फेस मास्क पहनने का आग्रह करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि जल्द ही कोरोना पर काबू पाया जा सके। हर संभव वही कोशिशें लगातार की जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की किल्लत हो गई है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि राज्य में आज बेड्स की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी और बेड्स का इंतजाम किया जाएगा। आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की किल्लत के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में बहुत सारे आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स खाली हैं। प्राइवेट में भी 2 या 3 अस्पतालों में ही कमी हुई है, इसलिए आज बेड्स का इंतजाम कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बेड्स की किल्लत दिल्ली में बढ़ते मामलों की वजह से अन्य राज्यों में आ रहे मरीजों की वजह से हो रही है। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में इस समय क्या हालात हैं, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा बेड्स की कमी है और बेड्स की किल्लत की वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की गिनती है वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है और जिस तरीके से होली के लिए कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए जो बाजारों के अंदर होली के लापरवाही दिखाई और जिसकी वजह से दिक्कत और ज्यादा समझ में आती है। जिस तरीके से बात करें कि कोरोना की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो कोशिश की गई थी वो कम से कम नाकाफी साबित हुई और कहीं ना कहीं अब बेड का अभाव भी कहीं ना कहीं होता जा रहा है। जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के पास जो पहले सरकारी अस्पताल थे या प्राइवेट अस्पताल थे जिनका कोविड सेंटर बनाया गया था, अब वो उनको हटा दिया गया था, मगर दोबारा से वही परिस्थिति दोबारा बनते नजर आ रही है और जो बेड का अभाव कम हुआ था वो कहीं ना कहीं दोबारा से कोशिश की जा रही है। जो वेंटिलेटर बेड थे या फिर कहीं जो बेड थे वो भी कहीं ना कहीं कोरोना के सेंटर में लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हर तरीके से लोगों को सुविधा देने की कोशिश करती नजर आ रही है। मतलब जिस तरीके से लापरवाही की गई है उससे साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर भी स्थिति बिगड़ सकती है। जी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी नहीं है और जितनी है उसको जल्द से जल्द 1-2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। तो ये क्या पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है या फिर वाकई वहां पर कमी है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर बेड की जो अभाव बताया गया यानी कमी जो बताई गई वो कहीं ना कहीं कमी इसीलिए आई थी क्योंकि जो सरकारी जो अस्पताल थे जिनको कोविड सेंटर बनाया गया था, जिन अस्पतालों को उनको हटा दिया गया था, नॉर्मल अस्पताल कर दिया गया था। मगर अब जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है उसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के अंदर जितने भी अस्पताल हैं उनको दोबारा से कोविड सेंटर बनाया जा रहा है और लगातार जो बेड का कमी जो नजर आ रही है उसके लिए नॉर्मल जो बेड थे या फिर वेंटिलेटर जो बेड थे जिनको दूसरे सेक्टर में डाल दिया गया था उनको वापस लिया जा रहा है, कोविड सेंटर के तौर पर बना इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम भी बढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करते नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो खामियां जरूर आई है इसके अंदर, क्योंकि जो होली के मद्देनजर रखते हुए जितनी सख्ती करनी थी वो सख्ती नहीं नजर आई और जनता ने भी होली का पूरा फायदा उठाया और कहीं ना कहीं एक दूसरे से संपर्क में आया और कहीं ना कहीं कोरोना की जो स्थिति है वो बिल्कुल बेकाबू होने नजर आ रही है दिल्ली के अंदर। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय हमारे साथ डॉक्टर आलोक भी जुड़ चुके हैं जो कि चिकित्सक हैं। डॉक्टर आलोक, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, देश को क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? डॉक्टर अनूप, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले आपका रिएक्शन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस समय देश में कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कुछ स्टेट में बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र से नंबर 1 है, हाँ। पंजाब और बाकी इलाके में बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ी चिंता का विषय है। और ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड भी था कि जो सेकेंड वेव है, जैसे बाकी कंट्रीज में आई है, यूके है, यूरोप है, अमेरिका है, वैसे ही भारत में भी इसका आने का एक अंदेशा था और वही सेकेंड वेव अब चल रही है। तो इसलिए इस समय ये बहुत जरूरी है कि जो कदम हमने पहले उठाए उसको और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें और ना सिर्फ जनता, जो सरकार, सब मिलकर इसमें एक दूसरे सहयोग करते हुए इसमें कंट्रोल करें प्रॉब्लम को। अदरवाइज ये प्रॉब्लम हमारी, जैसे हमने पहले देखा था कि केसेस हमारे 1 लाख 2 लाख पर डे हो जाएंगे, वो अगर स्टेज में पहुंच गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा देश के लिए। डॉक्टर अनूप, एक बड़ा सवाल है, क्या हमारे देश में लॉकडाउन की जरूरत है? क्योंकि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में लगभग चर्चाएं चल रही हैं कि वहां लॉकडाउन लग सकता है, अन्य कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये चर्चाएं चल रही हैं। क्या जरूरत है? क्या उसके बगैर काम नहीं चलेगा? क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी लगातार लगा हुआ है, उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। देखिए, लॉकडाउन तो एक लास्ट विकल्प रहता है किसी सरकार के पास, जब सरकार ये देखती है कि जनता सहयोग नहीं कर रहे हैं और नंबर जो है इतने ज्यादा बढ़ गए कि अब वो उनके कंट्रोल से बाहर है। तो इसलिए लॉकडाउन इसका एक उपाय नहीं होगा। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दे रखी है कि जहां जहां नंबर्स बढ़ रहे हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन्स को बढ़ाया जाए और ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, फाइन्स को बढ़ाया जाए, जहां पर लोग नहीं मान रहे हैं तो फाइन किया जाए, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट बढ़ाया जाए, ये सब करना चाहिए। लॉकडाउन तो लास्ट एक रिजॉर्ट है, क्योंकि हमने देखा है कि लॉकडाउन करने के इकोनॉमिकल जो साइड इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं और भारत तो उस लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि सरकार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सभी इस विषय में बड़े गंभीर विचार कर रहे हैं और पहले वो कंटेनमेंट जोन की तरफ ही जा रहे हैं, जहाँ पर कुछ लोग लोकलाइज एरिया में ही वो शटडाउन कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी कंट्रोल के बाहर होती है तभी हम लॉकडाउन की बात करते हैं। बट मेरे को लगता है कि हम उस दिशा में ना जाएं, उससे पहले ही कंट्रोल कर लें, वही हमारे भारत के लिए बेटर रहेगा। लगातार एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग लापरवाही बरतते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। कल होली पर हमने देखा, हमने तमाम तस्वीरें ऐसी दिखाई दर्शकों को जो कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन लगता नहीं कि प्रशासन इतना सतर्क है। डॉक्टर अनूप, देखिए, मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि ये जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन इसमें होना चाहिए और जनता का सहयोग भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सरकार पॉलिसी बना दे इससे कुछ नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन जो करना है उसमें सरकार की के साथ साथ जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जनता इस समय बहुत लापरवाह हो गई है। और जनता कौन है? जनता हम ही लोगों से बनती है। जनता, हम सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो भी लीडर्स हैं अपने अपने सेक्शंस के, वो आगे आए और अपने अपने लोगों को आगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ और छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। शहीद फौजियों ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 50 ਲੱਖ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पूरी तरीके से कोरोना का कहर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। राजीव संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, दिल्ली की अगर बात कर ले तो वहां पर आज इस साल के सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं, क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल राय, जिस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है, तो वहीं दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। क्योंकि हमने पहले भी बताया था, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए या फिर कहें मास्क के लिए दिल्ली सरकार कोशिश कर रही थी, वो कहीं ना कहीं अब कोशिश भी इतनी कारगर नहीं नजर आ रही है। जी ठीक है, हमारे साथ इस समय डॉक्टर अनूप भी बने हुए हैं लगातार। डॉक्टर अनूप, सबसे बड़ा सवाल उठता है आवाजाही को लेकर, क्योंकि दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं अन्य राज्यों में, और देश विदेश की भी जो यात्रा है वो भी लगातार चलती जा रही है। इस समय एयरपोर्ट पर सख्ती कर दी गई है, जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया गया है। कहाँ तक ये सही है और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जरूरी और बहुत ही सराहनीय कदम है जो भारत सरकार ने उठाया है, क्योंकि आप देखिए भारत में जो म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहे हैं वो इंटरनेशनल ट्रेवल से ही आ रहे हैं। हम जानते हैं यूके है, ब्राजील है या साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन से, सभी इंटरनेशनल ट्रैवलर से ही इंडिया में आए हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने बिल्कुल जरूरी ये कदम उठाया है कि जितने भी ट्रैवलर्स बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्टिंग करा जा रहा है, और उनको डाउट है तो उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। प्लस जो स्टेट जहाँ पर नंबर ऑफ केसेस बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं, वहाँ से जो दूसरे स्टेट पे ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर भी ये टेस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें इसको कंटेन करना पड़ेगा मूवमेंट फ्रॉम द पेशेंट जो हाई रिस्क वाले ग्रुप से आ रहे हैं टुवर्ड लो रिस्क ग्रुप। तो इसलिए हमें कंटेनमेंट ग्रुप बनाने ही पड़ेंगे और टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल जायज है और सराहनीय कदम है, सभी को उसमें सहयोग देना चाहिए। ये ना सोचें कि इसमें हमें कोई अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि ये परेशानियां आपको अपने देश के लिए, अपने परिवार वालों के लिए सहनी पड़ रही है, सहनी पड़ेंगी। उसमें आपको अपना भागीदारी करते रहना पड़ेगा। डॉक्टर अनूप, एक और खबरें चल रही थी वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन को ये लेकर ये चल रही थी कि 6 महीने बाद या फिर 8 महीने बाद उसका असर खत्म हो सकता है, इस तरह की खबरें चल रही थी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अभी जो 2 वैक्सीन हमारे भारतवर्ष में लगाई जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके जितने भी ट्रायल्स आए हैं उसके हिसाब से अभी जो मैक्सिमम इम्यूनिटी है वो 9 मंथ से 10 मंथ तक की डाटा में आया था, और अभी और रिसर्च चल रही है। तो इसलिए इस समय ये कहना मुश्किल है कि कितने समय और तक ये इम्यूनिटी चलेगी। बट जैसे हम जानते हैं कि कोई भी फ्लू वैक्सीन हम लगाते हैं वो हर साल हमें लगानी पड़ती है, तो हो सकता है कि आने वाले जैसे जैसे रिसर्च आएगा तो हम और क्लैरिटी उसमें मिल जाए कि कितने महीने तक ये इसकी इम्यूनिटी रहने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, और राजीव आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे वक्त से जारी हलचल के बीच में एक कथित मुलाकात सुर्खियां लगातार बटोर रही है। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का दावा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके सहयोगी प्रफुल्ल पटेल ने 26 मार्च की रात को अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि पाटिल ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस मुलाकात में बिजनेसमैन गौतम अडानी भी मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन चंद्रकांत पाटिल ने अलग इस मीटिंग से संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति ने बैठक को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जरूर इतना कहा था कि सभी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं। दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जिनकी तबीयत खराब है, उनकी ओर से कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। इस बैठक में शामिल होने वाले प्रफुल्ल पटेल ने ऑन रिकॉर्ड इस बैठक को लेकर कुछ नहीं कहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल ने गौतम अडानी से मुलाकात की थी, लेकिन अमित शाह से मुलाकात को लेकर कुछ कंफर्म नहीं है। सूत्रों के दावों से इतर एनसीपी के नवाब मलिक ने ऑन रिकॉर्ड ऐसी किसी भी मीटिंग के ना होने का दावा किया है। तो इस सबसे अलग अगर ऐसी कोई मीटिंग हुई तो इसके पीछे क्या मायने हो सकते हैं, इस पर भी नजर डालने की जरूरत है। राजनीति में अक्सर ऐसा होता रहता है कि पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार आपस में मिलते रहते हैं और कई मुद्दों पर मंथन करते रहते हैं। खासकर शरद पवार की राजनीति यही है कि वो कभी भी किसी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करते हैं, फिर चाहे वो अहमद पटेल हो या रामदास अठावले या फिर बाल ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज क्यों ना हो। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, एक मुलाकात है जो कि सियासी मुलाकात बताई जा रही है, लगातार सुर्खियां बटोर रही है कि शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, गौतम अडानी से मुलाकात की भी खबरें लगातार चल रही है। खबरें हैं या फिर अफवाहें हैं, आप ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगे? देखिए काजल, राजनीतिक दौर में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। ऐसे में जिस तरह से जानकारी मिली है कि अडानी फैमिली से जो है इस तरह से मुलाकात शरद पवार और जो है गौतम की हुई है, इस मामले को लेकर साफ तौर पे जो है एनसीपी के प्रवक्ता ने, ये नवाब मलिक ने साफ तौर पे कह दिया कि इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई है। अगर मीटिंग हुई तो होगी भी तो औपचारिक तौर पर होगी, लेकिन राजनीति को लेकर किसी तरह की मीटिंग नहीं है। इसको लेकर सिर्फ अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इस तरह से खुले तौर पर कहना कि किसी मुद्दे को लेकर बातचीत हुई या मुलाकात हुई, ये बिल्कुल गलत है। क्या लग रहा है, जब से ये एंटीलिया का मामला शुरू हुआ है और अनिल देशमुख फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना के बीच में दरारें तो पड़ी है? बिल्कुल काजल, जिस तरह से देखिए अटकलें लगाई ये जा रही थी कि जो डीवीआर मिले हैं उसमें शरद पवार सहित तमाम राजनेताओं के पोल खुलेंगे, लेकिन इस डीवीआर में महज दो चीजें सामने आई है। एक तो जो डीवीआर बरामद किया गया है वो सचिन वैद्य की सोसाइटी का डीवीआर है, जिसको सचिन वैद्य ने खुद एनआईओ का कहा है। दूसरी चीज जो प्रिंटर मिले हैं, जो तमाम चीजें मिली है, वो एंटीलिया के बाहर रखी गई कार में जो लेटर मिला था, उसी लेटर को टाइप करने वाला मिला है। जो प्रिंटर है वो विनायक शिंदे के है। ये भी बातें एनआईए ने स्पष्ट कर दिया है। तो तमाम चीजें हैं जो अभी अटकलों के दौर में चल रही है, लेकिन अब ये पूरा मामला जो है फॉरेंसिक लैब में जा रहा है। फॉरेंसिक लैब से तय पाएगा कि जो डीवीआर मिले हैं, जो सीपीयू मिले हैं, जो प्रिंटर मिले हैं और जो तमाम अन्य चीजें मिली है, उसकी फॉरेंसिक जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन और कितनी देर में इस पूरे मामले को सुलझा सकता है और कितनी चीजें इसमें पूरे सम्मिलित है। ऐसे में अटकलें तमाम लगाई जा रही थी। विपक्ष भी हमलावर था। विपक्ष भी ये कह रहा था कि जिस तरह से सचिन वैद्य को दोबारा जो है नौकरी पर रखा गया, फिर उनको तमाम जिम्मेदारियां दी गई, इस पूरे मामले में जरूर राजनेताओं के बड़े हाथ होंगे, राजनेताओं के फंसने की उम्मीद है। लेकिन ये अटकलों पे जो है अब कहीं न कहीं एनआईए ने विराम लगा दिया है। एनआईए ने साफ तौर पे कह दिया है जो डीवीआर है सचिन वैद्य की सोसाइटी के हैं और जो प्रिंटर मिले हैं वो विनायक शिंदे के हैं। तो जाहिर तौर पर ये बातें सामने खुलकर आई है। फिलहाल अब फॉरेंसिक लैब, फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले में क्या स्पष्टीकरण देती है, वो अब लोगों को इंतजार है। सत्यप्रकाश, इतना तो लगभग साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार कह रही है कि जो 3 पहियों की सरकार है उसके पहिए कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस समय जितनी भी एक्टिविटी जो गठबंधन की सरकार में दिखाई दे रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो एनसीपी वाला पहिया है वो शायद जल्दी इस गाड़ी से निकल सकता है। देखिए, एनसीपी को लेकर पहले भी संजय रूपम ने भी कह दिया है और
शिवसेना द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि अगर गलत कोई है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन एनसीपी लगातार आक्रामक है। एनसीपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि स्पष्टीकरण और जांच का विषय है, जांच के बाद चीजें सामने आ पाएंगी, उसके बाद पूरा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई दोषी है तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। तो तमाम बातें जो आए दिन सामने आती है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष किसी भी एंगल को छोड़ता नहीं है। विपक्ष हर बात का हर तरीके से जवाब देता है। जैसा कि संजय राम कदम ने भी तमाम बातों में स्पष्ट कर दिया है कि सचिन मजे हो या फिर अनिल देशमुख हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से लगातार सचिन मजे ने एक के बाद एक खुलासे किए हैं, अनिल देशमुख को लेकर खुलासे तमाम हुए हैं, उसको लेकर अब विपक्ष आक्रामक है। विपक्ष बिल्कुल चाहता है कि किसी भी हालात में गृह मंत्री का जो इस्तीफा होना चाहिए, उसको लेकर किसी भी हद तक जाने के लिए विपक्ष तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सवालों और जवाब में पूरी तरीके से सरकार फंसी हुई है। अगली तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनावी महासंग्राम पूरी तरीके से मचा हुआ है। नंदीग्राम में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला अमित शाह के रोड शो वाले रास्ते से गुजरा तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। आपको बता दें कि भगवान के नाम के नारे लगाने की राजनीति प्रचार की शुरुआत से ही लगातार देखी जा रही है। ममता बनर्जी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, आज सभी की सभाएं हैं, रोड शो हैं। लगभग यही राजनीति देखने को मिल रही है कि पश्चिम बंगाल का आज जो प्रचार है, वो जो प्रचार है दूसरे चरण के मतदान का आखिरी दिन है और इसी को लेकर पूरी कमान स्टार प्रचारकों ने संभाली हुई है। दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को साला बोलता है, हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसका कोई बात पर कोई आंसर नहीं दूंगा। अमित शाह जी ने कहा है कि 26 सीट जीतेंगे हम 30 में से। ममता बनर्जी टीएमसी कह रही है कि ये जानबूझकर चाल चली जा रही है, ऐसा बोल के इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अमित जी जो बोला, तीन चार छोड़ के बोला। मेरा क्षेत्र में चुनाव हुआ, पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। बीजेपी को आने दीजिए, बीजेपी को कुछ भी बोलने दीजिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2007 में जब नंदीग्राम का मूवमेंट हुआ था, बहुत सारे शहीदों ने इधर मर चुके थे, बहुत निखोज थे। तब तो कोई बीजेपी वाले नहीं थे, तो उसको क्या पता नंदीग्राम क्या है। कितना बड़ा चैलेंजिंग होगा ये? ममता बनर्जी जनता के दिल में है, जनता ममता के दिल में है। इस समय हमारे साथ नीरज राय जुड़ चुके हैं, जो कि टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी में। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगातार जो टीएमसी की राजनीति देखने को मिल रही है, बीजेपी की राजनीति देखने को मिल रही है। टीएमसी भी 200 पार का दावा कर रही है और बीजेपी भी 200 पार का दावा कर रही है। आपका रिएक्शन? देखिए, रिएक्शन हमारा यही है कि क्या अगर बंगाल की जनता देख रही है और बंगाल की जनता भी जान रही है और बीजेपी के वही लोग जाके वोट मांग रहे हैं कि पिछले 7 सालों में जिसने कुछ नहीं किया देश के अंदर, जो सभी सरकारी संस्थाओं को बेच दिया, 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रदेशों में जिसकी सरकार रही, वहां पे न सोनार यूपी बना पाए न सोनार भारत बना पाए, और वो बंगाल में जाकर सोनार बंगला की बात कर रहे हैं। अब इस पे तो एकदम जाहिर सी चीज है कि जिस तरह देश को बेवकूफ बनाए लोग बंगाल को बनाना चाह रहे हैं, तो बंगाल में इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। फिर से हम लोगों की सरकार आ रही है, ममता जी के नेतृत्व में फिर सरकार टीएमसी बना रही है। नीरज जी, शुभेंदु अधिकारी, एक मिनट, शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि दीदी को बंगाल की जनता रिजेक्ट कर चुकी है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी का पहले ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जो 4 in 1 है। पिताजी इनके सांसद हैं, भाई सांसद है, इनका भाई जो है म्युनिसिपल चेयरमैन है और खुद ये इस समय भी विधायक में विधायकी लड़ रहे हैं। उसके बाद ये लोग जाकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाकर देख ही रही हैं कि रोज वहाँ पे सर्कस मंडली दौड़ के काम कर रही है। तो शुभेंदु अधिकारी पहले बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बंगाल में पूरी तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है। 3 बजे की 3 खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।